नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। लाइव हिंदुस्तान के न्यूज़ वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। मेरे ठीक पीछे टीवी स्क्रीन पर आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रहे होंगे जिसमें आप तीन शख्स, जिसमें खामेनेई, जिनपिंग और पुतिन को देख पा रहे होंगे और दूसरी तरफ इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। आज जो आपको चर्चा में लेकर चलेंगे इमरान खान जी के साथ, उससे पहले आपको कुछ पॉइंट्स बताते हैं। दरअसल बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसमें साफ शब्दों में अगर कहें तो अब साइलेंट वॉर शुरू हो चुका है। वॉर लोडिंग आप देख पा रहे होंगे, इसलिए क्योंकि एक कार्गो प्लेन पहले ईरान से मॉस्को जाता है, मॉस्को से कुछ लेकर आता है, यानी रसिया से कुछ लेकर आता है और उसके कुछ ही देर बाद वो चीन के लिए उड़ान भरता है और वहां से भी कुछ लेकर आ रहा है। इसके लिए हम वो तस्वीर दिखा देंगे आपको, जो साफ तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि जो फ्लाइट रडार है उसने डिटेक्ट किया है। उन तस्वीरों को हम सारे फैक्ट आपके सामने भी रखेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा इसको जूम कीजिएगा। ये कजाकिस्तान के साइड आपको जो दिखाई दे रहा है, ये चीन की साइड जा रहा है ईरान से होते हुए। ये फ्लाइट रडार की जो डेटा है वो दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा एक और इमेज है, वो भी आप देख लीजिए, जो रसिया के लिए, मॉस्को के लिए गया था। ये वो तस्वीर आप देखिए, ये ईरान से मॉस्को और मॉस्को से रिटर्न आके वापस ईरान में पहुंचता है। इमरान जी, क्या इन चीजों से समझ लें कि ईरान सब कुछ भाग चुका है और उसने अपनी तैयारी बहुत तेज कर दी है कि कुछ ही दिन, कुछ घंटे भी हो सकते हैं? देखिए दिवांशु, इमाम सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब ने ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन की सालगिरह के मौके पर एक बहुत अहम बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अपने दुश्मनों के हौसलों को पस्त कर दो, उन्हें मायूस कर दो, निराश कर दो, इस हद तक कि वो कुछ करने लायक ही ना बचें। उन्होंने ईरानी आवाम से कहा कि आवाम पर ये डिपेंड करता है, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति जो आपको भड़काने, आपको अपनी तरफ राग़िब करने, आपको अलग अलग तरीके से प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को आप अपने हौसलों से, अपनी दृढ़ता से पस्त कर दीजिए। और जितना दुश्मन मायूस होगा, हमारी जीत उतनी ही पक्की है। और दुश्मन को मायूस करने के लिए, दुश्मन को हतोत्साहित करने के लिए ये सारी कवायद की जा रही है। जो ईरान का अहम दोस्त है रूस, उसके तरफ ईरानी जहाज जाते हैं, कार्गो जहाज जा रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं। और बार बार ये खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया के जरिए, ईरानी मीडिया के जरिए कि सामान आ रहा है, बहुत तेजी से सामान आ रहा है। यही काफी है ईरान के दुश्मनों को पस्त करने के लिए कि ईरान अकेला नहीं है, उसके साथ भी ताकतें हैं। अगर आप ये मानते हैं कि एक तरफ आधी दुनिया है, तो ईरान की तरफ भी आधी दुनिया है। आप ये ना समझिए कि ईरान अकेला है, यही कोशिश हो रही है दिखाने की। बिल्कुल इमरान जी, इसके साथ अब आपको एक और स्लाइड दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर बहुत सजग हो चुका है ईरान। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट की तस्वीरें हैं, ये फरवरी 8 की है, सैटेलाइट इमेज, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो इन आउट का एरिया है, यानी जिधर से उसमें प्रवेश किया जाता है, इस्फहान की ये तस्वीरें हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस्फहान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, नॉर्दर्न टनल एंट्रेंस, और इसी के लिए दावा किया था ना अमेरिका ने कि इसको ध्वस्त कर दिया जून 2025 में जी। और वहीं पर अब ईरान वापस से जो मिट्टी के तमाम तरीके से जो मिट्टियां हैं उसको भर रहा है और मजबूत कर रहा है उस चीज को कंक्रीट के सहारे। एक और इमेज दिखाइए, वो आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से यहां पर ये मिट्टी भरी गई है पूरी, जिनको आप देख पा रहे होंगे, तस्वीर आपको आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। ये पूरा मिट्टी से भरा जा रहा है, ये एंट्रेंस है जहां से अंदर जाते हैं। इसके साथ साथ एक और खबर निकल कर आती है, मॉस्को से एक और जेट आता है और यहीं पर उतरता है, ठीक जो यहां पर एयरपोर्ट है, वहीं से 13 वैज्ञानिक रूस के जो हैं वो वापस लेकर जाए जाते हैं। क्योंकि कुछ न कुछ ऐसा अंदेशा हो चुका है ईरान को भी, रूस को भी, कि कुछ न कुछ या तो इसराइल खुद करेगा जो शांत बैठा हुआ है, या फिर अमेरिका एक और स्ट्राइक कर सकता है खुद को दिखाने के लिए, देखो हम मार के फिर से वापस आ जाते हैं। तो ईरान इन चीजों से कहीं ना कहीं भाप रहा है और वैज्ञानिकों की वापसी वाकिफ है। ईरान सारी चीजों से वाकिफ है। और जो बात आप कह रहे हैं, जो आकलन आपका है कि इसराइल पहले हमला कर दे, वो ये कहते हैं कि भाई न्यूक्लियर साइट्स में हमको गड़बड़ी दिखी इसलिए हमने मार दिया, या मिसाइल प्रोग्राम पर आप राजी नहीं हो रहे थे इसलिए हमने मार दिया। तो कुछ ना कुछ या तो इसराइल के जरिए होगा, जिसमें अमेरिका को इस जंग में कूदना ही होगा न चाहते हुए भी। अगर वो वाकई उनकी दिल से इच्छा है कि जंग ना हो, तो भी न चाहते हुए उन्हें कूदना पड़ेगा। या फिर इसराइल और अमेरिका की ये मिलीभगत भी हो सकती है, ज्वाइंट ऑपरेशन
एस्केलेशन भी हो सकता है, क्योंकि खबर आ रही है कि बुधवार के दिन यानी आज से एक दिन बाद कल इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू फिर से अमेरिका जा रहे हैं ट्रंप से मुलाकात करने। दोनों के बीच इसी मसले पर कोई बात हो सकती है, हालांकि क्या बात होगी ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो ताजा सूरत हाल है, जो मौजूदा हालात हैं, वर्तमान स्थिति है, उसको लेकर के बहुत गहन चर्चा हो सकती है और उसके बाद कोई एक्शन हो सकता है। क्योंकि जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं अपने दर्शकों को, बातचीत 100% टूटेगी। इसलिए टूटेगी क्योंकि इस बातचीत का कोई महत्व ही नहीं है। जब ईरान कह रहा है कि हम अपनी कोई भी आपकी शर्त को नहीं मानेंगे, जो आप हम पर शर्त लाद रहे हो, हम बात ही नहीं करना चाहते आपसे, तो आप सोचिए ना, एक पक्ष जब बात ही नहीं करना चाहता, वो तो सिर्फ एक कूटनीति के दरवाजे इसलिए खोला हुआ है कि दुनिया को ये कहने के लिए ना हो जाए या अमेरिका को ये बताने के लिए ना हो जाए कि देखिए ईरान बात नहीं करता इसलिए हमने मारा। वो सब कुछ दिखा करके वो भी तैयार है कि अटैक होगा तो जबरदस्त रिएक्शन होगा और इतना बड़ा रिएक्शन होगा कि ये बहुत लंबा चलेगा। साथ में अगर रूस और चीन पीछे से अगर खुल के नहीं आए, बैकअप भी देते रहे, तो ये जंग बहुत लंबी खिंचेगी और पूरी दुनिया इससे प्रभावित होकर ही रहेगी। बिल्कुल, जब आपने चर्चा की उन तमाम बातों की, तो एक स्लाइड हम आपको दिखाएंगे। अली लारिजनी जो खामेनेई के बहुत खास बताए जाते हैं, सलाहकार हैं, ये तस्वीर आप देखिए, ये रॉयटर्स के हवाले से खबर है, 9 फरवरी का आप पढ़ पा रहे होंगे। ईरान सेज इट कुड डाइल्यूट एनरिच्ड यूरेनियम इफ ऑल सैंक्शंस आर लिफ्टेड। ईरान की तरफ से इन्होंने कहा है, बाकायदा ये खुद पेश होकर कहते हैं कि अगर अमेरिका सारे सैंक्शंस हम पर से हटाएगा तो हम अपने जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको डाइल्यूट कर देंगे। यानी इन्होंने एक तरीके का खेल खेल दिया है, एक पासा फेंक दिया है कि दुनिया हमें ये ना कहे कि ईरान ही हर जगह छेड़खानी करता है। ऐसे में इन बातों को किस तरीके से लिया जाए? बिल्कुल, ये तो ईरान की एक बहुत बड़ी कूटनीति है, गेंद फिर से अमेरिका के पाले में डाल दी इस बातचीत के दौरान ही ना। अभी तो एक दौर हुआ है, पहला चरण हुआ है बातचीत का। दूसरे चरण से पहले क्या कह दिया, ठीक है हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम, आपने जैसा कि बताया कि हम डाइल्यूट कर देंगे, सैंक्शंस हटा दीजिए, 50 साल से लगे हुए सारे सैंक्शंस हटा दीजिए। क्या इस्राइल ऐसा होने देगा? इस्राइल कभी नहीं होने देगा कि ईरान पे से सारे सैंक्शंस हट जाएं, क्योंकि देखिए उन दोनों देशों की जो दुश्मनी है इस्लामिक रेवोल्यूशन आने के बाद से ही, देखिए पहले ईरान और इस्राइल बहुत पक्के दोस्त हुआ करते थे। ईरान ही वो पहला मुल्क था जिसने, या दूसरा मुल्क था जिसने कि इस्राइल को तस्लीम किया था, मान्यता दी थी, एक वो दौर भी था। लेकिन जैसे ही इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है 1979 में, इमाम खुमैनी कहते हैं कि हम इजराइल के वजूद को नहीं मानते, इजराइल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये ऑक्युपाइड इलाका है फिलिस्तीन पर और हम इसे आजाद करा के रहेंगे, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। इतना कहने के बाद से दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी दुश्मनी, और यही इजराइल कहता है कि भाई हमारे लिए ईरान का वजूद सबसे बड़ा खतरा है, ईरान होना ही नहीं चाहिए, इस्लामिक रेजीम होना ही नहीं चाहिए दुनिया में, उसको हम खत्म करने के लिए सारे जतन करेंगे, वो खुलकर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप जब कह रहे हैं कि बातचीत के लिए इतने बड़ा प्रस्ताव अगर ईरान ने दे दिया और अमेरिका मान लीजिए इस प्रस्ताव को मान लेता, मान लीजिए फर्ज कीजिए, तो ये तो सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा, सैंक्शन हट जाएंगे, शांति ही शांति। लेकिन इस्राइल कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो ईरान को अपने लिए शुरू से, जब से इस्लामिक क्रांति वहां पर आई है, सबसे बड़ा खतरा मानता है। और इजराइल की ताकत में सबसे बड़ा बैरियर अगर कोई है तो वो है ईरान। दुनिया में कोई इजराइल की ताकत को चैलेंज करता है मिडिल ईस्ट में? सारे अरब देश एक तरह से समर्पित हैं, या तो सीधे समर्पित हैं या पर्दे के पीछे से समर्पित हैं, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं। ऐसे में सिर्फ एक ही तो खड़ा हुआ है, वो है ईरान। कहता है कि हम आपको नहीं मानते, आज से नहीं 50 सालों से नहीं मानते। तो यही वजह है कि इस तरह का कोई भी समझौता बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हाँ, ईरान ने ये प्रस्ताव देकर एक बार फिर गेंद अमेरिका के पाले में डाल दी है। अब अमेरिका को फैसला करना है कि क्या करें। बिल्कुल, और इसके साथ हम एक और आपको तस्वीर दिखाएंगे। एएफपी जो न्यूज एजेंसी है उसकी तरफ से लगातार कई तरीके की, स्क्रीन पर आप देखिए, ये आपको स्क्रीन पर हम जो दिखा रहे हैं, खुर्रमशहर और सेजिल को लेकर तमाम तरीके से चर्चा चल रही थी। हमने पहले भी बताया चर्चा के दौरान कि खुर्रमशहर को लेकर आखिर अमेरिका इतना ज्यादा क्यों डरा हुआ, एक तरीके से उसे क्यों डर इस बात का कि उसके बेस हैं, और डर इस बात के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है क्योंकि अमेरिका कई बार ये कह चुका है कि मिसाइल के अपने जो तमाम आपकी चीजें हैं उसको बंद करिए आप, इस वजह से, क्योंकि उसे पता चल रहा है कि भाई इनकी जो लगातार रेंज है वो
वो बढ़ती जा रही है। खुर्रम शहर को लेकर अब दावा किया गया AFP की तरफ से, उन्होंने एक मैप जारी किया बाकायदा 2000 किलोमीटर तक, लेकिन इसके साथ और आशंका जताई गई कि इसकी वास्तविक रेंज 3000 से 4000 किलोमीटर तक है, जो कि ईरान की तरफ से बताया नहीं जा रहा है। बिल्कुल। और क्यों नहीं बताया जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या समझ सकते हैं आप? देखिए, ये जो मैप है ये AFP ने जारी किया है और ये पूरी तरह से बताता है कि ईरान की जद में सारे अमेरिकन बेस जितने भी हैं मिडिल ईस्ट में, सारे के सारे हैं। और किस रेंज की मिसाइलों के? 2 से 4000 तक की किलोमीटर चलने उड़ने वाली या हिट करने वाली मिसाइलों की रेंज में। ये तो सिर्फ कहने की बात है दिव्यांशु, कहा तो ये भी जाता है और बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स और ऐसे दावे हैं कि ईरान की मिसाइलों की रेंज इससे भी कहीं ज्यादा है। वो बताता नहीं है, वो तो सरप्राइज होगा ना, सरप्राइज होगा। जिस दिन अटैक हुआ या जिस दिन जंग शुरू हुई तो ये तो बहुत छोटी रेंज है। अब आप देखिए, खुर्रम शहर और सिज्जील की रेंज में ये पूरा इलाका जो इजिप्ट के आसपास का पूरा इलाका आता है, मेडिटेरियन सी के, वो इनकी रेंज में, यहाँ अमेरिकन बेस, मेडिटेरियन सी के पास ये अमेरिकन बेस है, ठीक है। इसके बाद आती है 1700 से 2000 किलोमीटर की रेंज के अंदर में ये इमाद और गदीर मिसाइलें हैं, उनकी रेंज में ये पूरा इलाका आ जाता है जो ये रेड सी से लगा हुआ इलाका है। यहां पर भी अमेरिकन बेसेस है। तो आपने मेडिटेरियन सी और पूरा रेड सी का पूरा कवर कर लिया। उधर हूती भी है, रेड सी में तो हूती का सबसे बड़ा यमन है, जहां से हूतियों का सबसे बड़ा जलवा जलाल रहता है और वो अमेरिका को परेशान करते हैं, इसराइल को परेशान करते हैं। इसके बाद आप 1400 किलोमीटर के अंदर जाइए, बहुत छोटी मिसाइलें हैं वो, उसमें आपका ये जो सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर, बहरीन, कुवैत, यहां पर जितने भी ये एयरबेस हैं, ये आप देख रहे हैं, ये सब ये फतह और हज कासिम और खैबर शिकन की रेंज में आ जाते हैं। ये ईरान की मिसाइलें हैं। उसके बाद आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब तो 1000 किलोमीटर की रेंज में है और ये डेसफुल जो मिसाइल है, ये इनकी मध्यम दूरी की मिसाइल है, ये डेसफुल, इसकी रेंज में 1000 किलोमीटर की रेंज में सऊदी के बेस है, अमेरिकन बेस। तो कहां मिडिल ईस्ट, मेडिटेरियन सी से लेकर रेड सी तक का पूरा इलाका और ये गल्फ ऑफ अदन से लेकर ये यमन जो है, पूरा इलाका उनकी रेंज में है। वो तब जबकि वो ठीक से बता नहीं रहे हैं कि 2000 से 4000 किलोमीटर की रेंज की मिसाइलें। असल में कितनी रेंज है इन मिसाइलों की? इनकी जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, ये तो इनके बैलिस्टिक वर्जन है, हाइपरसोनिक रेंज की मिसाइलें भी इनके पास हैं। अभी वो तो निकली कहां है, उनकी रेंज कहां तक होगी, इसका एहसास आप कर सकते हैं। तो आप देखिए, ये सारी मिसाइलें जो हैं, ये इसराइल की और मिस्र के करीब, इसराइल और मिस्र लगे हुए, जॉर्डन भी उनके बीच में है। तो ये तमाम ये इसराइल तक पहुंचने वाली मिसाइल है और इनका आपने जलवा देखा था 12 दिनों की जंग में, क्या हाल हुआ था और किस तरह से इसराइल का कोना कोना धुआं धुआं हुआ था। उसकी तस्वीरें खुद इसराइल ने जारी की थी। कहा जाता है कि आमतौर पर इसराइल अपनी तस्वीरें जारी नहीं करता अपने नुकसान की, लेकिन 12 दिनों की जंग में उसने दुनिया को दिखाया था कि क्या हाल हुआ। सिज्जील ही थी जिसको मछली और डांसिंग मिसाइल कहा जाता था। ये सिज्जील ही थी जो, और ये खुर्रम शहर तो उससे भी खतरनाक, सबसे ज्यादा खुर्रम शहर ने मारा था इसराइल के अलग अलग शहरों में। और सिज्जील तो मछली के आकार में चलती है और वो अपना पीछे के अपने जो असलहे होते हैं उसको छोड़ती चलती है, एक तरह से मछली का धुआं बन जाता है। तो बहुत खतरनाक मिसाइलें हैं और बहुत रहस्यमयी मिसाइलें हैं, हम कह सकते हैं इसराइल की, ईरान की। बिल्कुल, आपने सऊदी के बारे में बोला, यही वजह हम समझ सकते हैं ईरान ने पहले ही वो नस पकड़ ली थी कि ये लोग खेल करवा सकते हैं अमेरिका के साथ मिलकर, क्योंकि अमेरिका से इनका बहुत गहरा नाता रहा है। वो हमने देखा, तमाम तरीके की फाइलें भी खोल रही हैं, तो उसमें समझ में आ रहा कौन कौन था। तो क्या यही कारण था कि सबसे पहले उन्होंने कमजोर नस दबा दी इन्हीं लोगों की कि देखो हमारे पास मिसाइलें हैं और तुम्हारी रेंज तो सबसे कम है जी, तो अगर कुछ करवाया आपने तो सबसे पहले आपको मारेंगे। बिल्कुल। अब्बास अरागची साहब ने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में ये कहा, बातचीत के दूसरे दिन उन्होंने ये बात कह दी कि हमको मारा, सारी बातचीत पटरी पर है। उन्होंने भरोसा दिलाया, बहुत अच्छी बातचीत हुई पहले दिन की, उन्होंने कहा है, लेकिन हमको मारा, ये जुर्रत की, तो फिर इसका नतीजा हम नहीं सोचेंगे, आपको ही सोचना पड़ेगा। और उन्होंने फिर जोर देकर कहा कि मिडिल ईस्ट के, देखिए उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने तो एक चीज और कही जिस पर ध्यान दुनिया का कम गया, वो झूठ भी हो सकती है या अपने शत्रु को ज्यादा दिखाने की कोशिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका तक नहीं मार सकते, उन्होंने कहा, खुलकर कहा अल जजीरा पर, हम अमेरिका तक नहीं मार सकते, लेकिन मिडिल ईस्ट में एक भी अमेरिकी एयरबेस को बचने नहीं देंगे। अब अमेरिका तक नहीं मार सकते, ये हो सकता है कि उन्होंने ये कह दिया हो, ये दिखाने के लिए कि हमारी शक्ति दुश्मन के सामने कम है। ये भी एक कूटनीति, एक रणनीति होती है युद्ध की, अपने आप को दुश्मन के बराबर ही नहीं दिखाया जाता। नेतन्याहू कह चुके हैं इंटरकॉन्टिनेंटल, क्योंकि वो सारे तो सरप्राइज होते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें तो अमेरिका तक जा सकती हैं, उसका जिक्र भी हमने कई बार किया है। ईरान के पास है वो ताकत और ईरान सहित भारत के पास भी वो ताकत है, चीन के पास
भी ताकत है, रूस के पास भी वो ताकत है। तो उन्होंने कहा कि एक भी अमेरिकी बेस नहीं बचेगा, ये हम डंके की चोट पे कहते हैं। अब बताइए इतनी बड़ी धमकी बातचीत के बाद कौन दे सकता है ना? तो वो बार बार ये कह रहे हैं कि अमेरिकन एयरबेस और मिडिल ईस्ट के जो अरब देश हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि जंग ना हो, क्योंकि बहुत नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और वो भी लगभग 10-20 साल पीछे चले जाएंगे अगर ये जंग होती तो सबसे ज्यादा डर उन्हें है। बिल्कुल, जंग किसी भी सूरत हाल में ये उसको ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं जश्न मनाइए उस चीज का, क्योंकि उसमें बहुत ऐसी जिंदगियां चली जाती हैं जिनका कोई भी दोष नहीं होता, ना उन्हें युद्ध से कोई लेना है ना कुछ करना है, वो शायद अपनी दिन भर की रोजी रोटी कमा ले, उतना बहुत होता है। बिल्कुल, और हमारे दर्शक अक्सर हम जब बात करते हैं इस तरह की तो कमेंट करते हैं कि आप लोग तो बिल्कुल जंग कराने पे आमादा हैं, या आप लोग तो ऐसी बातें बताते हैं कि बस हमला होने जा रहा है। लेकिन देखिए जो सच्चाई है मिडिल ईस्ट की, और जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, और ईरान में, मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में मौजूद हमारे जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि जो दिखता है वो कुछ और होता है, और अंदरूनी जो चीजें होती हैं वो कुछ और होती हैं। उसी की बिना पर हम ये विश्लेषण, ये आकलन आपके लिए लेकर आते हैं। वॉर लोडिंग इसीलिए क्योंकि आप समझिए इस बार जो होगा, इमरान जी, बहुत कुछ कहा जा रहा है, जो सोर्सेज बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इस बार अंतिम हो सकता है कि उस तरीके के युद्ध इस बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं ताकि इसराइल भी तैयार हो जाए, अमेरिका भी तैयार हो जाए, और जाहिर सी बात है कि ईरान भी सोच रहा है कि हम भी इतनी चीजें अपने पास रख लें। आपने देखा रूस ने हमला किया तो लोगों ने सोचा 2 दिन तक यूक्रेन नहीं टिक पाएगा, लेकिन हमने देखा कि 2 साल 3 साल हो गए और अब उससे भी ज्यादा जंग बढ़ रही है। और यही कारण है कि अगर आप सोच रहे हैं कि अमेरिका हमला करे तो ईरान 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी कंडीशंस ऐसी हैं कि वो ना तो यूक्रेन है और ना ही हम समझ सकते कि वेनेजुएला है। और यही कारण है कि अमेरिका तुरंत हमला नहीं कर रहा, केवल अपने दम पर नहीं कर रहा। यही कारण उसे इसराइल को भी मजबूत करना पड़ रहा है ताकि 2 कंट्री आपस में मिलकर कुछ कर सके, लेकिन क्या कर पाएंगी वो तो अपने आप में। यही वजह है दिव्यांशु की तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उनका बयान भी मंजर आम पर है, मीडिया में है। उन्होंने कहा है कि आप सारी ताकत भी लगा लेंगे, सारी ताकत भी लगा लेंगे। उन्होंने, अमेरिका तो उनका बहुत करीबी दोस्त है ना तुर्की का, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप सारी ताकत भी लगा लेंगे तो ईरान में न तो आप सत्ता पलट सकते हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशन को खत्म कर सकते हैं, और ना ही वहां पर आप ये सोच रहे हैं कि हम नुकसान करके और धूम धड़ाका करके जो है सब कुछ अपने कब्जे में ले लेंगे। ये आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। वहां सिस्टम इतना स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है कि आप जब तक वहां तक पहुंचेंगे वो तो रिएक्ट करके धुआं मचा देंगे। तो आप ये ना समझिए कि आप जैसा दूसरी जगह कर पाते हैं वैसा यहां हो पाएगा, ये हो ही नहीं सकता। ये 50 साल की तैयारी है, 50 साल तक कोई जंग के मोड में है, एक से मोड में ये, तो उसने तैयारी कर रखी होगी जब तो वो मोड में है ना। आप ईरान को क्या इतना कमजोर समझ रहे हैं, या एक देश 50 साल से जंग के मोड में है तो वो ऐसे ही है आपको डराने के लिए? नहीं, उनके पास भी तैयारी है। और यही वजह है कि तुर्की जैसा देश जो कि नेटो का मेंबर है, उनका विदेश मंत्री अमेरिका को साफ तौर पर चेता रहा है कि आप बच के रहिए, आप वो मत सोचिए जैसा आप दूसरी जगह करते रहे। ठीक है, एक अंतिम स्लाइड आपको दिखाएंगे। वाईटी न्यूज जो वहां का जाना माना जाता है मिडिल ईस्ट का, उसने, चूंकि हमने पहले आपको बताया यही है, ये हमने आपको शुरुआत में बताया कि किस तरीके से जो है वो अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को इस तरीके से वो ढक रहे हैं, एक तरीके से कंक्रीट डालकर, मिट्टी डालकर। तो ये खबर वहीं की है, ईरान फोर्टिफाइज इस्फहान न्यूक्लियर साइट सीलिंग टनल्स अगेंस्ट पॉसिबल अटैक। ये ईरान ने भांप लिया है और यही कारण है कि से वैज्ञानिकों की वापसी जो कथित तौर पर कही जा रही, जो रिपोर्ट आ रही है मिडिल ईस्ट से कि अब जो है जो 13 से 14 की संख्या में ईरान में मौजूद थे रूस के वो वैज्ञानिक जो परमाणु कार्यक्रम में इसके लगे हुए थे, वो उनको रूस लेकर गया। इसने मिट्टी और कंक्रीट डालकर टनल के एंट्री गेट पर ही अब लगा दिया है कि वहां पर बाउंड्री हो गई। अब कोई पॉसिबल अटैक अगर अमेरिका की तरफ से किया जाता है तो उसकी शायद उतनी क्षति ना पहुंचे। और जो जून में जिस तरीके से हमने देखा था, एक आखिरी कमेंट तरफ से होगा या फिर इजराइल की तरफ से? बिल्कुल जी, एक आखिरी कमेंट इस चीज पे कि क्या रूस को भी कहीं ना कहीं उसकी भी इंटेलिजेंस के कुछ हाथ तो लगा होगा जिस तरीके से ये खबर है न्यूक्लियर? बिल्कुल। और रूस का बहुत इन्वॉल्वमेंट है कहा जाता है ईरान के अंदर में, और रूस को उस खित्ते में रहने के लिए ईरान की जरूरत है। और चीन का भी भारी निवेश है। और रूस, देखिए सीरिया में जिस तरह से रूस को बहुत नुकसान हुआ है जब से सीरिया में बशर अल असद का जाना हुआ है और रिजीम वहां पर चेंज हुई है और अहमद अल शरा की सरकार आई है जो तुर्की, सऊदी और एक तरह से इजराइल अमेरिका से
बैकअप है, जैसा कि आरोप लगता है। तुर्की सऊदी से तो है ही, इजराइल अमेरिका से भी बैकअप है, ऐसा आरोप लगता है। उससे रूस को बहुत नुकसान हुआ है। तो रूस चाहेगा कि अपने वजूद को बचाने के लिए वो ईरान के साथ रहे, ईरान का साथ दे। वरना अगर मान लीजिए एक पल के लिए भी कि अगर ईरान से इस्लामिक रेवोल्यूशन की रिजीम बदल ही जाती है, मान लीजिए ऐसा हो जाता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। देखिए कोई बात एकदम पत्थर की लकीर नहीं होती है, समय कोई नहीं जानता है। लेकिन मान लीजिए ऐसा हो तो रूस का तो मिडिल ईस्ट से वजूद ही खत्म हो जाएगा। ऐसे में रूस ये कभी नहीं चाहेगा, तो निश्चित तौर पर वो अपनी हर कोशिश अंजाम देंगे। वैसे भी यूक्रेन में उलझा हुआ रूस मिडिल ईस्ट से अगर निकल गया तो उसकी ताकत बचेगी कहां? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। इस खित्ते में उसका होना जरूरी है। तेल की दौलत से मालामाल ये इलाका है, यहां पर एक ही ताकत का वर्चस्व। ये असली लड़ाई तो यही है। अगर अमेरिका और उसके सहयोगियों का वर्चस्व रह गया तो फिर रूस और उसके सहयोगी कहां जाएंगे? फिर तो दुनिया का जो बैलेंस है, जो दुनिया का एक वर्ल्ड ऑर्डर है, वही बदल कर रह जाएगा। वो होने नहीं देगा रूस, और पुतिन के रहते तो बहुत मुश्किल है ये। तो रूस सीरिया भले ही उसने जैसे तैसे वहां पर है, लेकिन आज उसकी हालत कमजोर है, लेकिन वो ईरान के साथ ऐसा नहीं होने देगा। लगता तो ऐसा है। बिल्कुल, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, और शायद इसीलिए हमारे बैकग्राउंड में आज ये इमेज रखी गई थी, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से जो संभावित हमला है, संभावित युद्ध है, उसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि वो युद्ध के दौरान पिट जाए, और शायद यही वजह होती है कि वो लेट लतीफ कितनी भी हो, वो अपनी तैयारी करते रहते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि 5 बजे तक हर रोज आप तक ये चर्चा पहुंच सके विद फैक्ट, जो आपको बार बार हम लोग दिखाते हैं कि खबर है और खबर के अंदर क्या है, संभावित क्या है। ये सब चीजें बिना फैक्ट के हम नहीं दिखाते आपको। और इमरान जी का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको वो चीजें पहुंचाने के लिए जो अभी तक आपको दूसरी जगह शायद ना मिले। मेरा नाम है दिव्यांशु। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान को। नमस्ते, शुक्रिया।